मैं गोपाल सिंह राठौड़ जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में उपयोगी साल्ट लवण के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा साधारण नमक, जिसे NaCl भी कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो इसे वैसे तो प्रयोगशाला में यानी कि लैब के अंदर, जिसे प्रयोगशाला कहते हैं, उसके अंदर एसिड और बेस की रिएक्शन से भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो खाने में यूज में लिया जाता है, जैसे कि जो समुद्री नमक है, जो समुद्री नमक है, उसे प्राप्त करने के लिए समुद्री नमक के अंदर क्या है कि कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धियाँ होती हैं। जो समुद्री जो नमक है, जो समुद्र से प्राप्त किया जाता है, उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धियाँ होती हैं। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इन्हें, इस नमक को क्या है, बड़ी बड़ी टंकियों में भर दिया जाता है। बड़ी बड़ी टंकियों में भर के इसके अंदर से HCl गैस प्रवाहित की जाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड की गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे क्या है NaCl नीचे बैठ जाता है। NaCl नीचे बैठ जाता है। ये HCl गैस है, ये प्रवाहित की जाती है। किसको दूर करने के लिए? कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धियाँ दूर करने के लिए बड़ी बड़ी टंकियों में, बड़ी बड़ी टंकी में इस समुद्री नमक को भर के और इसके अंदर HCl गैस प्रवाहित की जाती है और NaCl इससे क्या है नीचे बैठ जाता है। बाद में इसको क्या है पृथक कर लिया जाता है, मतलब अलग कर सेपरेट कर लिया जाता है। तो बाद में इसको शुद्ध कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये NaCl जो है वो प्राप्त होता है। और इसके बाद में इसके गुण आते हैं, मतलब उपयोग और गुण क्या क्या हैं वो बताता हूँ आपको। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर अशुद्धियाँ कौन सी होती है समुद्री नमक में। तो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। और गैस कौन सी प्रोवाइड की जाती है? तो HCl गैस प्रोवाइड की जाती है। तो इसके बाद में इसके गुण के बारे में जानते हैं। गुण, सबसे पहला गुण क्या है कि ये श्वेत चिकना पदार्थ है, श्वेत चिकना पदार्थ है। दूसरा क्या है कि इसका जो गलनांक है वो 1081 केल्विन होता है। इसका गलनांक है ये भी इम्पोर्टेंट है। गलनांक बहुत बार पूछ लिया जाता है, नमक का गलनांक क्या होता है। तो ये 1081 केल्विन होता है। तीसरी बात, ये जल में घुलनशील है, अत्यधिक घुलनशील है। जल में घुलनशील है। और दूसरी चीज़, ये पेट्रोल और केरोसिन के अंदर, पेट्रोल और केरोसिन है ना, इनके अंदर ये घुलनशील नहीं है, अघुलनशील है। पेट्रोल और केरोसिन के अंदर अघुलनशील है। और ये इसके गुण है कि यह जल में अत्यधिक घुलनशील है, पेट्रोल और केरोसिन के अंदर नहीं है। और एक चीज़ और है कि ये ठोस अवस्था में, जब ये ठोस होगा तो विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक, ठोस अवस्था में विद्युत का, ये विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होगा। और गलित अवस्था में, गलित अवस्था में क्या होता है, ये आयनित हो जाता है। तो आयनित होने के बाद में ये विद्युत का चालक हो जाता है। तो ये इसके गुण है कि श्वेत और चिकना पदार्थ होता है, 1081 केल्विन इसका गलनांक है। और जल में अत्यधिक घुलनशील है, पेट्रोल और केरोसिन में घुलनशील नहीं है। ठोस के अंदर ठोस होता है जब, तो वो
विद्युत का कुचालक होता है और गलित अवस्था में आयनित होकर विद्युत का चालन करता है। तो ये इसके 5 इंपॉर्टेंट गुण थे। इसके बाद में आते हैं उपयोग। तो इसके उपयोग हैं, उपयोग जो पहला उपयोग आता है वो ये है कि स्वादिष्ट खाना बनाने में, स्वादिष्ट खाना बनाने में। दूसरा है कि हिमकर्णी पदार्थों में, हिमकर्णी करने के लिए पदार्थों में, ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, हिमकर्णी करने के लिए। हिमकर्णी क्या होता है कि जैसे किसी पानी में अगर बर्फ़ नहीं, जो मतलब ठंडा ठंडा करना है, उसमें बर्फ़ नहीं जमनी चाहिए तो उसमें नमक घेर देते हैं, जिससे वो जल्दी से उसकी बर्फ़ नहीं जमती। और तीसरा है बेकिंग सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा, दावन सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है पदार्थों के परिरक्षण में, पदार्थों के परिरक्षण में। परिरक्षण क्या है, जैसे कोई चीज़ खराब ना हो उसके लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है। कई बार ये मतलब बॉडी वगैरह को नमक के सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो, तो इसके लिए भी ये 4 इसके उपयोग हैं। और भी है लेकिन बेसिक के लिए ये 4 ही हैं इम्पोर्टेंट, दावन सोडा, बेकिंग सोडा बनाने। तो NaC के लिए यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद में दूसरा आता है कास्टिक सोडा। यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बनता कैसे है, तो ये बनता ऐसे है कि NaCl यानी कि नमक के जलीय विलयन में, नमक को जल में घोलकर उसके अंदर से जब विद्युत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट के अंदर से निकाली जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कास्टिक सोडे का निर्माण होता है। तो इसके अंदर क्या है, कास्टिक सोडे का निर्माण होता है और साथ में Cl2 और H2 गैस भी निकलती है। तो इसे एक डायग्राम से देख सकते हैं। ये NaOH का जलीय विलयन है, सॉरी NaCl का। तो इसके अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, एक ये प्लस होता है, एक माइनस, कैथोड और एनोड होते हैं। तो जो प्लस वाला सिरा है इसके अंदर क्या है, Cl2 गैस इसके अंदर से संचित होती है और इसके अंदर H2 गैस संचित होती है। इस प्रकार से ये कार्य करते हैं। तो एनोड सिरे पर तो ये प्लस वाले सिरे पर तो Cl2 और माइनस वाले सिरे पर H2 गैस उत्सर्जित होती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, कास्टिक सोडे का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में इसके जो गुण है वो पढ़ते हैं। ये इसकी रिएक्शन है। उस इसी रिएक्शन को क्या है, ये जो रिएक्शन है इसी को क्लोरोसार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लोरोसार रिएक्शन यही होती है, इसको ही क्लोरोसार रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। अब इसके गुण, गुण जो इसका पहला है वो है कि ये श्वेत ठोस पदार्थ है। ठोस कैसे है कि ये ऐसे दान पपड़ियों के रूप में मिलता है। कास्टिक सोडा आपको मार्केट से मिल जाता है। ये कास्टिक सोडा ऐसे पपड़ी नुमा होता है, ठोस सा होता है, ऐसे नमक, जैसे नमक, बड़ा नमक सा होता है,
सफेद ठोस पदार्थ, इसका जो गलनांक है वो 591 केल्विन है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका जो गलनांक है वो 591 केल्विन है। और ये आपको पता ही होगा NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जल में आयनित होके Na+ और OH- आयन देता है। ये इसके 3 गुण हैं। तो 3 गुण के बाद इसके उपयोग देखते हैं। जो इसका पहला उपयोग है वो है उद्योग धंधों में, कागज़ बनाने की फैक्ट्री वगैरह में होता है। उद्योग में जैसे कागज़ वगैरह की कागज़ फैक्ट्रीज़ में, इसमें इसका उपयोग होता है। और जो दूसरा है वो है पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में। पेट्रोलियम जो मेटर्स होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ है, उनका शोधन इसी से होता है। और तीसरा है वसा व तेलों के अपघटन में। वसा और तेलों के अपघटन में भी होता है। और जो इसका चौथा है वो है कि बॉक्साइड के धातुकरण में। ये इसके 4 उपयोग हैं कि एक तो कागज़ की फैक्ट्री में, पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में, और वसा व तेलों के अपघटन में, बॉक्साइड के धातुकरण में, और एक वो जो नॉर्मल है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, मतलब किसी में मिलाने के लिए। तो ये लैब के अंदर अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये 4 उपयोग है। उद्योग धंधों में, कागज़ वगैरह की फैक्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में, और वसा के अपघटन, बॉक्साइड के धातुक्रम। बॉक्साइड का धातुक्रम ये पूछ लिया जाता है बहुत बार। बॉक्साइड के धातुक्रम में भी कास्टिक सोडा का उपयोग होता है, और लैब के अंदर भी इसका अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। अब इसके बाद में विरंजक चूर्ण पढ़ेंगे। इसके बाद में है ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका निर्माण कैसे होता है? बुझा हुआ जो चूना होता है, बुझा हुआ चूना है, उसके अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ये ब्लीचिंग पाउडर BP का निर्माण होता है। बुझे हुए चूने के अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर इसका निर्माण होता है। तो बुझा हुआ चूना कहते किसे हैं? वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, ये बुझा हुआ चूना है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, और साथ में वाटर बनता है। इस प्रकार से इसका निर्माण होता है, यानी कि बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। इसके बाद में आते हैं इसके गुण पर। गुण क्या क्या है? इसके गुण इम्पोर्टेंट है। इसके गुण देखिएगा। पहला कि ये तीक्ष्ण गंध वाला है। क्या है कि तीक्ष्ण गंध वाला, तीक्ष्ण गंध है इसकी, यानी कि तेज गंध है, और पीले रंग का पदार्थ है, पीला पदार्थ है, तीक्ष्ण गंध का पीला पदार्थ।
दूसरी इसकी क्या है कि ये जल में, पानी में बहुत ज़्यादा मिल जाता है, वाटर में अत्यधिक विल है ये, मतलब पानी के अंदर पानी और ये जो है ब्लीचिंग पाउडर लगभग एकदम मिल जाते हैं, पानी में अत्यधिक विल्य है। तीसरा जो इसका है वो है कि ये वायु में खुला छोड़ने पर, यानी कि एयर के टच में आने पर, यानी कि खुला छोड़ने पर। क्लोरीन गैस छोड़ता है, वायु में खुला छोड़ने पर क्या है, वायु खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस छोड़ता है। तो ये छोड़ता कैसे है वो देखते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो इसी के ऊपर है कि ये तन्नु अम्लों के साथ, यानी कि HCl के साथ आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन करवा दो, तो इस रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2, ये Cl2 है। ये इसका रिजल्ट होता है, यानी कि ये तन्नु अम्ल। अब ये तन्नु अम्ल क्या है, ये थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। तन्नु अम्ल के साथ ये रिएक्शन करके क्या है, कैल्शियम क्लोराइड और Cl2 गैस देता है, Cl2 गैस छोड़ता है। तन्नु अम्ल होते क्या हैं, इनमें क्या है, जैसे कोई अम्ल है उसको जब वाटर के अंदर मिलाया जाता है, पानी में मिलाया जाता है, तो पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और अम्ल की कम होगी। इसी जो सॉल्यूशन है इसी को तन्नु अम्ल कहा जाता है, यानी कि पानी ज़्यादा अम्ल कम, ये तन्नु अम्ल है। तो HCl के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम, ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड और H2O और Cl2 रिलीज़ करता है। H2O तो वाटर बनता है। तो ये जो उत्सर्जित जो Cl2 है, उत्सर्जित ये Cl2 है ना, इसको जब पानी में मिलाया जाता है तो ये परमाणविक ऑक्सीजन का निर्माण करती है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, वापिस यहाँ से मिटोगे। जो ये Cl2 है, जो इसकी ये गैस प्रवाहित हो रही है Cl2, इसको जब पानी के अंदर मिलाया जाता है तो ये, जैसे कि पानी के अंदर ये Cl2, ये Cl2, इसको अगर पानी के अंदर मिला दें, मतलब उत्सर्जित करवा दें, तो ये क्या है, HCl तो बनाएगी, उसके साथ परमाणविक ऑक्सीजन का निर्माण करती है। अब ये परमाणविक जो ऑक्सीजन है उसी का इसके अंदर असली काम होता है। काम क्या होता है कि ये रंगीन पदार्थों के साथ क्रिया कर लेते हैं। ये जो परमाणविक ऑक्सीजन है ये क्या है, रंगीन पदार्थों के साथ क्रिया कर लेते हैं और इन्हें क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है, यानी कि रंग उड़ा देता है एकदम। ये जो परमाणविक, अब ये क्रिया पूरी होती है, कैसे होती है, ये मान लीजिए आप कोई कपड़ा ले लीजिए जिस पे कोई कलर चढ़ा हुआ है, तो उसको ब्लीचिंग पाउडर में डुबो के रख दीजिए। डुबो कर रख देंगे तो ये देखना आप कम से कम 1 दिन या 12 घंटे 24 घंटे के अंदर अंदर उसका सारा रंग उड़ जाएगा। तो होता क्या है कि उसके अंदर ये इक्वेशन चलती रहती है, सारी केमिस्ट्री के ऊपर बेस होता है, ये इक्वेशन चलती रहती है। ये चलने के बाद ये परमाणविक ऑक्सीजन रंगहीन पदार्थों के टच में आती है और इसे रंगहीन कर देती है, यानी रंग उड़ा देती है। उसका वास्तविक जो स्वरूप है वो आपके सामने आ जाता है। तो ये इसके इम्पोर्टेंट गुण हैं। इसके बाद में इसके उपयोग, अब उपयोग क्या है इसका, तो एक तो उपयोग हो गया कि वस्त्र उद्योगों में, कपड़ों का रंग उड़ाएगी तो वस्त्र उद्योगों में इसका उपयोग होता है। और एक इसका इम्पोर्टेंट है कि जल को, ये कल भी बताया था, जल को जीवाणु मुक्त करने में,
जल को जीवाणु मुक्त करने के अंदर भी इसी का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद में है, ये जल को जीवाणु मुक्त करेगी तो ये हो ही गया कि पेयजल को शुद्ध करने में, पेयजल को शुद्ध करने में या साफ करने में भी आप कह सकते हैं। और एक लास्ट जो होता है, सब में ही होता है, होगा लगभग लैब के अंदर अभिकर्मक के रूप में, यानी कोई इक्वेशन कराने वगैरह में। तो ये इस ब्लीचिंग पाउडर के जो है वो उपयोग हो गए। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर ख़त्म होता है। इसके बाद में आता है बेकिंग सोडा। इसके बाद में आता है बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसका नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ये इसका सूत्र है बेकिंग सोडे का। अब बेकिंग सोडे का निर्माण कैसे होता है कि जो NaCl है, यानी कि नमक फिर आ गया, NaCl का जलीय विलयन लेंगे अपने, यानी उसे पानी में घोलेंगे और उसके अंदर CO2 गैस और अमोनियम गैस प्रवाहित करेंगे। तो ये जब इसके अंदर प्रवाहित करेंगे, CO2 और अमोनियम गैस जब प्रवाहित करेंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में अमोनियम क्लोराइड, इनका निर्माण होता है। तो ये यहाँ पे बेकिंग सोडा बन गया। कैसे बना? NaCl के जलीय विलयन में, NaCl के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम गैस प्रवाहित करने पर ये इसका निर्माण होता है। बेकिंग सोडे सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये बेकिंग सोडा बनाया जाता है। ये तो इसका बनाने की विधि होगी। इसके बाद में इसके गुण पढ़ते हैं। गुण क्या है बेकिंग सोडा? आप लोगों ने देखा होगा। तो ये कैसा होता है? श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है, होते सब श्वेत ही है लगभग, श्वेत क्रिस्टलीय। ये श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। और दूसरा इसका क्या है? ये क्षारीय प्रकृति का है। क्षारीय होता ही है। आपको बताया था कल कि मधुमक्खी खा जाते हैं तो बेकिंग सोडा लगाते हैं, क्योंकि वो मेथनोइक एसिड होता है। तो एसिड को कम करने के लिए ये बेकिंग सोडा, तो ये क्या है? क्षारीय प्रकृति का होता है। ये तो हो ही गया, क्षारीय है। और तीसरा क्या है? जल में अल्प विल्य होता है, मतलब जल में कम घुलता है। आप जल में इसको घोलेंगे तो ये वाटर को थोड़ा ऐसे वाइट वाइट सा कर देता है। तो ये क्या है? वाटर में अल्प विल्य, ये इसकी होगी। और जो इसका चौथा गुण है वो क्या है? इसको जब गर्म करते हैं, ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको जब गर्म करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे अलग होगी? जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको जब गर्म करेंगे, हीट दी, तो सोडियम कार्बोनेट अलग, प्लस में H2 और CO2, ये गैस रिलीज। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडे को जब गर्म करते हैं तो इसमें से ये रिलीज होता है। इस इक्वेशन को बैलेंस से भी कर सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट H2O तो होगा ही, और CO2 रिलीज होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इससे, मतलब बाहर निकल जाती है। और इसके उपयोग पढ़ते हैं अब। ये इसके गुण हो गए। अब इसके उपयोग, उपयोग उपयोग क्या है?
तो एक तो स्वादिष्ट खाना बनाने में तो इसका उपयोग होता ही है। स्वादिष्ट खाने में। तीसरा है, अब एक इसका इम्पोर्टेंट यूज होता है कि अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक यंत्रों में बेकिंग सोडा, ये प्रॉपर रूप से तो नहीं भरा होता उसके अंदर, लेकिन होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है अग्निशामक यंत्रों में, लेकिन इसको ही लेते हैं वैसे बेकिंग सोडा ही। अग्निशामक यंत्रों में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका उपयोग किया जाता है कि जो अग्निशामक यंत्र है उसकी जब ऊपर से निपल कैप हटाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और का सोडियम कार्बोनेट होता है, तो वो दोनों आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से क्या है, जो आग लगी होती है वो बुझ जाती है। तो इस प्रकार से ये कार्य करते हैं। तीसरा इसका जो गुण है कि सोडा वाटर बनाने में बेकिंग सोडे का यूज होता है। सोडा वाटर जो होता है, और केक वगैरह बनाने में ये तो आई गई। स्वादिष्ट खाने यानी कि केक वगैरह बनाने में, केक वगैरह ये सब इसी से बनते हैं, बेकिंग सोडा से। और पेट की अम्लता में, पेट की जो अम्लता है, जैसे कि वैसे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ होता है पेट की अम्लता में, लेकिन कई बार बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो होता है घर में आपने देखा होगा, उसका उपयोग भी कर लेते हैं। ये क्या है, पेट की अम्लता के लिए, लेकिन इसका भी उपयोग हो जाता है कई बार। और लास्ट क्या है कि बेकिंग पाउडर बनाने में, ये तो हो ही गया, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है। घरों में देखा होगा आपने बेकिंग पाउडर, जो केक वगैरह इन सब में यूज़ में लिया जाता है। तो ये बेकिंग सोडा के उपयोग हो गए। ये कितने नंबर था, 4 नंबर, 3 हो चुके, ये 4 नंबर था। ये बेकिंग सोडा के उपयोग हो गए। इसके बाद में आता है दावन सोडा। क्या आएगा, दावन सोडा। दावन सोडा 5वें नंबर पर है। दावन सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, यानी कि डेका हाइड्रो, ये होता है डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो ये बनता कैसे है, ये इसका फॉर्मूला है, ये याद रखना चाहिए। कई बार फॉर्मूले देके भी फिर मैच इन द फॉलोइंग्स में पूछ लिया जाता है, ये दावन सोडा, ये विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ये NaCl, ये किस, फिर आगे नाम दे दिए जाते हैं तो किसके। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, अभी आपने पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा का ही लिखा था वैसे, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है, जब इसको गर्म करते हैं, इसको जब हीट देंगे तो इससे सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। H2O तो मिलेगा ही, सोडियम कार्बोनेट H2O, और ये हो गया CO2 रह गया, CO2 ये मिलता है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इसके अंदर क्रिस्टल जल के अणु मिलाए जाते हैं। अब ये सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 क्रिस्टल जल के अणु मिला दिए, प्लस में 10H2O। तो इससे क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये क्या बन गया, दावन सोडा। इस प्रकार से इसका निर्माण होता है, दावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट में 10 क्रिस्टल जल के अणु मिलाने पर
वह वैसे ही है जैसे कि बेकिंग सोडा है ये बीपी। बेकिंग सोडे को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट और 10 सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो सोडियम जो कार्बोनेट है उसके अंदर 10 क्रिस्टल जल के अणु मिला दिए, CW क्रिस्टल जल, क्रिस्टल वाटर, उसके जब 10 मॉलिक्यूल्स मिला देंगे तो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट का निर्माण होगा, जो क्या है, दावन सोडा। तो इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। अब इसके गुण पढ़ लेते हैं। गुण, इसके गुण भी इम्पोर्टेंट है। ये सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, ये तो पता ही होगा, दावन सोडा। सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है और क्षारीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का तो है ही, ये भी पता हो, लगभग पता ही है। और जल में पूर्णतः घुलनशील है दावन सोडा। ये क्या है, जल में घुलनशील है। ये 3 तो इसके नॉर्मल पॉइंट हो गए। फिर इसको क्या है, जब गर्म करते हैं तो क्रिस्टल जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। अब ये जो है, इसको जब गर्म करेंगे, क्या, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसको जब गर्म करेंगे, 10H2 भी कह सकते हैं, इसको जब गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो इससे क्या है, सोडियम कार्बोनेट तो अलग, प्लस में 10H2, ये क्या है, सोडा एस का निर्माण हो जाता है। इसको गर्म करने पर सोडा एस का निर्माण हो जाता है। ऊपर उड़ गए। तो ये क्या है, सोडा एस का निर्माण हो जाता है। पूछ लिया जाता है सोडा एस का निर्माण किससे होता है, तो दावन सोडे से होता है सोडा एस का निर्माण, इसको गर्म करने पर। ये इसके गुण हो गए। गुण के बाद है उपयोग। उपयोग पहला क्या है, ये क्या, सफाई के लिए काम में आता है दावन सोडा, साफ सफाई के लिए। दूसरा इसका उपयोग क्या है, कागज पेंट उद्योग में, कागज पेंट वगैरह बनाने के फैक्ट्रीज में। तीसरा क्या है, साबुन, बोरेक्स, साबुन बोरेक्स बनाने के उद्योग धंधों में, और बोरेक्स आ गया तो कांच, इनके मतलब फैक्ट्रीज में भी इसका उपयोग होता है दावन सोडे का। चौथा, लैब के अंदर अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो यहाँ पे ये दावन सोडा ख़त्म होता है, इसके उपयोग इतने ही हैं। आप देखना चाहें देख सकते हैं। सफाई के रूप में कागज़ पेंट फैक्ट्री में, साबुन बोरेक्स कांच निर्माण की फैक्ट्री में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इसके बाद में आता है POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे POP कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट ½ H2। यानी कि जो ये आधा मोलिक्यूल है ये जल का होता है, ½ H2O, कैल्शियम सल्फेट ½ H2O, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका निर्माण कैसे होता है,
निर्माण होता है इसका जिप्सम। जिप्सम जानते होंगे आप, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये जिप्सम है। जब जिप्सम को अपने क्या है 373 केल्विन, 373, ये अलग अलग बुकों में अलग अलग है लेकिन 373 यही है सही लगभग। जिप्सम, ये जो जिप्सम है इसको 373 केल्विन ताप पर जब गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम सल्फेट ½ H2O, ये तो बन गया POP, और इसके अंदर से फिर एक से ही 1/2 जल के जो मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाते हैं, तो ये POP बन जाता है। ये इसके अंदर कंडीशन ये है कि ये 373 केल्विन ही होना चाहिए। क्या कि 373 केल्विन ही होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, अब ये कैल्शियम सल्फेट 2H2O है, इसको क्या है 373 केल्विन से ज़्यादा में गर्म कर दिया, इसको 373 केल्विन से ज़्यादा ताप दे दिया। मान लीजिए आपने 373 केल्विन फिक्स करके ताप देना होता है, इससे ज़्यादा दे दिया तो इससे क्या है, ये केवल ये बचेगा, कैल्शियम सल्फेट बचेगा, और 2H2O अलग हो जाएंगे, दो मॉलिक्यूल जो है। तो ये क्या है, इसे कहते हैं मृत तपित प्लास्टर। ये भी कई काम आता है, इसे मृत तपित प्लास्टर कहते हैं। अगर नीचे नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख दूंगा, मृत तपित प्लास्टर, यानी कि 373 सफिशिएंट है। इसके ऊपर अगर आपने इसको गर्म कर दिया तो इससे क्या है, मृत तपित प्लास्टर काम बन जाएगा, ये POP नहीं बनेगी बाद में। तो इससे क्या है, ये मृत तपित प्लास्टर बन जाएगा अगर 373 से ऊपर कर दिया तो। तापमान 373 पर ही POP प्राप्त होती है, जो घरों में काम में ली जाती है। तो अब इसके गुण देखते हैं, ये इसकी बनाने की विधि है, गुण देखते हैं क्या है। गुण है सफेद ठोस पदार्थ है, क्रिस्टल नुमा, क्रिस्टल सी जैसा। और क्या, इसे वापस अगर आपने खुला छोड़ दिया वायुमंडल में, यानी कि कैल्शियम सल्फेट ½ H2O, अगर इसे आपने खुला छोड़ दिया, जैसे मान लीजिए पानी के अंदर घोल कर या जैसे भी अपने घरों में POP करते हैं, तो इसे अगर खुला छोड़ दिया तो ये वापस वायुमंडल में उपस्थित नमी के साथ रिएक्शन करके वापस जिप्सम बना लेता है, यानी कि वापस सॉलिड हो जाता है ये जिप्सम की तरह। कैल्शियम सल्फेट 2H2O ये वापस बना लेता है। तो ये इसका गुण है, क्या है कि ये वापस सॉलिड हो जाता है, तो वो अपने घरों में कर देते हैं तो POP वापस सॉलिड होती है, तो इसी कारण से होती है वो। अगर ये गुण ना हो उसके अंदर तो ये वैसी रहेगी जैसे आपने इसको बोला था। इसके बाद में इसके उपयोग वही है कि भवन निर्माण में होता है, और प्लास्टर वगैरह डॉक्टर्स करते हैं तो प्लास्टर्स में भी होता है। जैसे कि प्लास्टर में कोई हड्डी टूट गई हो, टूटी हड्डी को स्थिर रखने में, मान लीजिए तो हड्डी स्थिर रखने में, तो प्लास्टर में जैसे प्लास्टर करते हैं टूटी हड्डी को, वो है। और इसका क्या है, डेंटल में भी काम आता है ये।
यानी कि दंत चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में डॉक्टर दांत वगैरह में भी इसको काम में लेते हैं, दंत चिकित्सा में। और इसका जो उपयोग है सजावटी सामान बनाने में, सजावटी सामान में जैसे कि मूर्तियाँ बन गई कोई किसी चीज़ की, या कोई डेकोरेटेड चीज़ें बन गई तो मूर्तियाँ वगैरह। और लास्ट इसका जो है अग्निसहसमक, अग्निसहसमक पदार्थ जो है सह सक्षम पदार्थ बनाने, अग्नि सह सक्षम, जिसके अंदर फायर कैपेबिलिटी होती है, जैसे फायर में जले ना, आग में जले ना, फ्लेम में जले ना, अग्नि सह सक्षम पदार्थ बनाने में। आप पीओपी को देख सकते हैं, ये जलती नहीं है पीओपी। आप किसी कागज़ पे पतली परत चढ़ा लीजिए, वो कागज़ जलेगा नहीं। अगर आपने पीओपी उसके ऊपर लगाई हुई है तो बाकी सारा जल जाएगा, पीओपी वाली तो ये जगह से नहीं जलेगा। तो अग्नि सहसमक पदार्थ बनाने में पीओपी का उपयोग होता है। इसके बाद में आएंगे साबुन और अपमार्जक। यहाँ पे ये 6th था पीओपी जो है साल्ट में। अब इसके बाद में आएंगे जो सोप और डिटर्जेंट, यानी कि साबुन और अपमार्जक, इसके ऊपर आते हैं। साबुन और अपमार्जन। अब देखते हैं साबुन और अपमार्जन, ये क्या डिटर्जेंट के अंतर्गत आते हैं। डिटर्जेंट, इनको डिटर्जेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। डिटर्जेंट क्या लैटिन शब्द है, कौन सा शब्द है, लैटिन। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है सफाई। तो इसके अंतर्गत ये आते हैं साबुन और अपमार्जक। तो सबसे पहले हम इसमें साबुन को पढ़ेंगे। सबसे पहले साबुन क्या है? साबुन क्या है? एक लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला है, लंबी कार्बोक्सिलिक। अभी मैं इसका सूत्र लिखूंगा। ये क्या है? लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला है साबुन। ये श्रृंखला होती किसकी है? तो ये सोडियम और पोटेशियम की श्रृंखला है। इसके अंदर क्या है? सोडियम मृदु नहीं होते, ये थोड़े कठोर आते हैं। तो मृदु क्या है? पोटेशियम। तो पोटेशियम से क्या बनते हैं? शैम्पू, जो शैम्पू होते हैं। और इस सोडियम से साबुन बनाए जाते हैं। तो ये लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला है किसकी? सोडियम और पोटेशियम की, पोटेशियम लवणों की। तो इससे क्या है? स्टीरिन वसा के साथ ये साबुन बनाने के लिए मैं बताता हूँ कैसे बनती है। किसकी है ये श्रृंखला? सोडियम और पोटेशियम लवणों की। ये आप देख लीजिएगा एक बार। अब बनती कैसे है वो बताता हूँ आपको। एक इसके लिए फॉर्मूला लिखूँगा मैं, CH2 CH CH2 COO C17 H35 COO C17 H35 COO C17 H35। ये इसका फॉर्मूला है। इसका नाम क्या है? ये है स्टीरिन वसा, स्टीरिन वसा, ये इसका नाम। इसकी जब रिएक्शन
सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 ही लेने पड़ेंगे, 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है, तो साबुन का निर्माण होता है। अब साबुन होगी क्या, देखिए आप इसको क्या है, इसे बीच में से तोड़ दीजिए, ऐसे टूटती है जब बनाते हैं तो इससे क्या बनेगा, 3C17H35 COONA प्लस CH2OH CH2OH CH2OH, ये बन गई साबुन आपकी। C17H35 COONA, ये क्या बन गई, साबुन। और इसको आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो देखा ही होगा, ये ग्लिसरॉल, ये क्या बन गई, साबुन। तो इस प्रकार से साबुन का निर्माण होता है। कैसे होता है, स्टीरिन वसा, स्टीरिन वसा का फॉर्मूला आसान सा है, इधर आप मेथड प्रोप की लाइन लिखिए, उसके आगे C17H35 बनाइए, ये सारे बराबर आएंगे। उसके बाद में 3NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम लवण क्यों लिया मैंने, क्योंकि मैंने बनाई ये साबुन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेता तो बनता शैम्पू बनता, तो ये बन गई साबुन। तो साबुन के साथ में क्या बनेगा, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल भी आपने देखा होगा, ये कई बार यूज़ में लिया जाता है, ग्लिसरीन जिसे कहा जाता है, ये बन गई साबुन। इस प्रकार से साबुन का निर्माण होता है। अब क्या है, साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए, इसे साफ कर रहा हूँ मैं, साबुन को क्या है, पारदर्शी बनाने के लिए, यानी कि जो पियर्स वगैरह के जो साबुन आते हैं जिसके आर पार दिखता है, यानी कि कांच नुमा से साबुन, पारदर्शी जिसे कहते हैं, ये साबुन को क्या है, पारदर्शी बनाने के लिए। इसके अंदर क्या है, ग्लिसरीन मिलाई जाती है, ग्लिसरीन या एथेनॉल, कुछ भी मिला सकते हैं, क्या ग्लिसरीन या एथेनॉल मिलाया जाता है, ग्लिसरीन या एथेनॉल मिलाया जाता है इसको पारदर्शी बनाने के लिए। तो पूछा जा सकता है कि साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए किसका उपयोग लिया जाता है, तो ग्लिसरीन का। आपको अभी बताया कि पोटेशियम जो होता है वो मृदु होता है, तो इसका उपयोग शैम्पू में होता है, शैम्पू निर्माण में पोटेशियम लवण का, पोटेशियम युक्त लवण का उपयोग होता है। तो ये हो गया, और पारदर्शी बनाने में होता है। और ये क्या है, जो नॉर्मल वाटर होते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं सादा पानी भी कह सकते हैं, और जिसे मृदु जल भी कहा जाता है, तो मृदु जल में ये क्या है, झाग देता है, सही से सफाई कार्य करता है। ये क्या है, मृदु जल में, मृदु जल में ये क्या है, सफाई का कार्य अच्छा ढंग से करता है। ये साबुन सफाई क्या है, अच्छी करता है मृदु जल में। लेकिन जब कठोर जल आ जाता है, कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऊपर आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने आपको बताया NaCl जब बनाते हैं समुद्री जल में, वो खारा पानी, वो कठोर जल ही होता है, कठोर वाटर, स्ट्रॉन्ग वाटर जिसे कहते हैं। तो उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्या है, लवण प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, सोडियम और पोटेशियम लवण के साथ इनकी अभिक्रिया अघुलनशील पदार्थ बनाती है, जो अत्यंत, जिससे क्या है, झाग कम उत्पन्न होते हैं। तो ये देखिए, ये क्या हो गया, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और इधर क्या हो गया, सोडियम, पोटेशियम और सोडियम। तो ये जब दोनों आपसरी में मिलते हैं, या कोई भी इनमें से मिले, तो ये कठोर जल में क्या है, आपसरी में घुलनशील कम होते हैं, अघुलनशील से होते हैं। तो ये क्या है, इमल्सन, यानी कि झाग कम बनाएंगे, झाग कम बनाएंगे। तो ये रीज़न है कि साबुन क्या है, ये झाग कम बनाती है। लेकिन ये एक बात है
कि ये अपघटित हो जाती है। तो ये क्या है, वाटर प्रदूषण, जो जल प्रदूषण है उसका कारण नहीं बनती साबुन जो है। तो ये एक रीज़न है। ये होगी यहाँ पे जो क्या है आपकी साबुन कंप्लीट होती है। इसके बाद में क्या है, अपमार्जक, सरफ जिसे कहा जाता है। अपमार्जक पढ़ते हैं। अपमार्जक क्या है, ये भी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला है। ये किसकी है, कार्बोक्सिलिक, ये भी श्रृंखला है कार्बोक्सिलिक। किसकी है, ये है सल्फोनेट, अमोनियम और सल्फोनेट की। अमोनिया व सल्फोनेट की ये कार्बोक्सिलिक लवण युक्त श्रृंखला है, अमोनिया और सल्फोनेट की। तो ये क्या है, कठोर जल में और मृदु जल दोनों में कार्य करता है। ये कठोर और मृदु दोनों में कार्य करता है। क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन घुल जाते हैं। ये दोनों के साथ कार्य अच्छे ढंग से करता है। ज़्यादा अपमार्जक आपने देखा होगा, सिर्फ ज़्यादा झाग भी देता है। इसको जब हिलाते वगैरह करते हैं तो ये ज़्यादा झाग भी देते हैं। तो ये साबुन से तो श्रेष्ठ है, एक बात मान सकते हैं कि ये साबुन से क्या है, श्रेष्ठ मान सकते हैं, यानी कि बेटर है साबुन से। तो साबुन से तो बेटर है, लेकिन इसकी कमी क्या है, कमी ये है कि ये अपघटित नहीं होता, ये जल प्रदूषण करता है। ये क्या है, अपघटित नहीं होता, अपघटित नहीं। तो इससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन, WP यानी कि जल प्रदूषण होता है। ये एक रीज़न है कि ये थोड़ा साबुन से बेटर तो है, क्योंकि ये दोनों वाटर में सफाई कर लेता है। लेकिन ये क्या है, जल प्रदूषण करता है, क्योंकि अपघटित नहीं होता है ये जल में। और इसीलिए इसमें क्या है, ब्लीचिंग सल्फोनेट जो होता है, बेंजीन सल्फोनेट, सॉरी, अपघटित कैसे नहीं होता, ये जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होगा, जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होता। तो इसके लिए क्या है, बेंजीन सल्फोनेट, इस अपमार्जक का उपयोग किया जाता है। ये थोड़ा इससे श्रेष्ठ होता है। तो पूछ लिया जाए कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से अपमार्जक का उपयोग में लिया जाता है, तो बेंजीन सल्फोनेट जो अपमार्जक है इसका उपयोग में लिया जाता है। और ये क्या है, थोड़ा ये जल प्रदूषण नहीं करता, क्योंकि ये जीवाणुओं द्वारा क्या है, अपघटित कर लिया जाता है कुछ मात्रा में, या लगभग कई तो पूरे कर लिए जाते हैं जो बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। तो ये है, ये यहाँ पे अपमार्जक पूरा होता है यहाँ पर। तो इसके बाद में आएगा मिसेल का निर्माण। ये लास्ट है, छोटा सा टॉपिक है। मिसेल क्या होते हैं, ये साबुन और अपमार्जक में ही है। मिसेल, मिसेल का निर्माण, तो ये कपड़ों में क्या है, साबुन व अपमार्जक, कपड़े साफ करने में उपयोग होते हैं। तो इसी बीच मिसेल का निर्माण होता है। जैसे कि ये साबुन का फॉर्मूला है C00C17H35
C17H35COO Na। ठीक है, साबुन का फॉर्मूला। अब इसमें इसको जब जल में डाला जाता है तो ये आयनित होता है। C17H35COO- प्लस Na+, इस प्रकार से ये आयनित होता है। तो इसका जो एक सिरा है जो वो होता है जल, ये पूंछनुमा ऐसे संरचना से बनाता है। तो एक सिरा तो इसका होता है जल विरागी, एक सिरा होता है जल रागी। इस प्रकार से होता है। साबुन व अपमार्जक कपड़े साफ करने में वो मिसेल का निर्माण करते हैं। मिसेल क्या होता है, जैसे कि ये साबुन का मैंने फॉर्मूला लिखा, तो ये आयनित होगा तो एक पूंछनुमा संरचना बनाता है जो हाइड्रोकार्बन भाग के दो सिरे होते हैं इसमें उपस्थित। ये हाइड्रोकार्बन भाग है जो दो सिरे उपस्थित होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन के भाग होते हैं। तो इस प्रकार से मिसेल का निर्माण होता है। ये आयनित होकर C17H35COO- माइनस आयन और ये प्लस आयन में अपघटित हो जाता है। तो इसके बाद में क्या है, ये कार्य कैसे करता है कि जो तेलीय प्रकृति के, जैसे आपने देखे होंगे, डायग्राम से बताता हूँ मैं, निर्माण और कार्य ये मिसेल का। जैसे मान लीजिए ये कोई कपड़ा है, इसके ऊपर यहाँ पे कोई तेल का धब्बा है, इसको आप ऑयल ले सकते हैं। ये कोई तेल का धब्बा है, तो ये क्या है, तेलीय प्रकृति के जो मेल होते हैं उनको साफ करने में ये मिसेल मतलब बनता है। ये साबुन और अपमार्जक में ही बनता है। तो इससे क्या है, ये क्या ये अपनी हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला है उसकी चारों ओर ऐसे ऐसे संरचना बनाएगा। इससे बना देता हूँ ऐसे। इस प्रकार से ये संरचना का निर्माण करता है। जैसे ये ऑयल है, तो आप देख सकते हैं ये जो सिरा है इसे कहते हैं जल रागी सिरा होता है। ये जल के कांटेक्ट में आता है। ये क्या है, ये जल विरागी होगा, ये तेल के कांटेक्ट में आएगा, इसे कहते हैं जल विरागी, जल विरागी। ये जल विरागी सिरा है इसका, ये तेल की कंटेंट में आता है। तो ये जैसे ही ये सिरा पानी की कांटेक्ट में आता है, मतलब जल की कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या है, ये इस तेल की जो बूंद या जो भी ये मेल इसके अंदर उपस्थित होता है, ये कपड़े के अंदर, ये कपड़ा है, तो ये क्या है जल की कांटेक्ट में आएगा, ये क्या है तेल की कांटेक्ट में आएगा। तो ये इसको ऐसे इस प्रकार की संरचना ये माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती है, खुली आंखों से ये संरचना देखना नामुमकिन है। तो ये क्या है, ये तेल की इस संरचना को ये जैसे कि ये तेल की कोई ड्रॉप है, तो इसको ये बाहर इसी प्रकार से लेके जाता है, ये तेल की कांटेक्ट में आके पानी के साथ चला जाता है। तो ऐसे ही कपड़े से ये जो तेल के धब्बे हैं ये निकल जाते हैं। तो इसी प्रकार से निकलते हैं, वो मिसेल के कारण ही निकलते हैं। इसी प्रकार से ये मिसेल से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मिसेल कार्य करता है। और निर्माण बता ही दिया मैंने कैसे होता है इसका। ये आयनित हो जाता है जल में डालने के बाद, तेलीय प्रकृति के होते हैं ये मिसेल। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। तो यहाँ पे अपने जो एसिड बेस और साल्ट का जो टॉपिक था वो यहाँ पे अपना ख़त्म होता है। तो ये अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा, और इसमें किसी प्रकार की कोई गलती होगी हो या कोई कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।